Good morning, students. Hope you all are well at your home. Okay, let's begin our next lecture, that is lecture number 11, and it's 15th of May. Okay, in our last lecture we discussed about structure of nucleus. Okay, and what we have discussed that it is bounded by double membrane, outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. Then certain pores are present within these two membranes for the exit and entry of any material into and outside of the nucleus. ठीक है, and these particular pores are known as nuclear pores. ठीक है, after that we studied that a liquid ground substance is present within the membrane of the nucleus. That particular substance is known as nucleoplasm. ठीक है, where different types of biomolecules are present like certain carbohydrates, proteins, ठीक है, vitamins, proteins, ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं. आगे बात समझ में आरएनए प्रेजेंट होता है. अब इसके अलावा हमने क्या देखा था कि एक क्या था, डेंस न्यूक्लियोप्लाज्मिक एरिया था. ठीक है, एंड दैट न्यूक्लियोप्लाज्मिक एरिया इज नोन एज डेंस न्यूक्लियोप्लाज्मिक एरिया इज नोन एज न्यूक्लियोलस. क्या कहेंगे उसे? न्यूक्लियोलस. ठीक है, तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? इट इज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड होता है. ठीक है ना. इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पे बेसिकली क्या मिलता है? अबंडेंट अमाउंट ऑफ आरएनए एंड सम प्रोटीन. काम क्या होता है न्यूक्लियस का? इट इज राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल. राइबोसोम बनाने वाली फैक्ट्री होती है. और राइबोसोम आगे चल के क्या बनाएगा? प्रोटीन. तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल राइबोसोम, और राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस. ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ कुछ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. ठीक है ना. उन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम दिया था? क्रोमेटिन फाइबर्स. ठीक है, और क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं? जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. आगे बात समझ में? जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट. ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे ये जेनेटिक मटेरियल है क्या. एक टर्म पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कुछ हम पढ़ेंगे प्लॉइडी लेवल के बारे में कि प्लॉइडी लेवल क्या होता है, कैसा कुछ है. मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके बेसिक्स के लिए जरूरी हैं अगर आप आगे बायो ऑप्ट करते हैं तो. ठीक है, मतलब चीजों को समझने के लिए आज का लेक्चर आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, बट कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए है कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं. क्योंकि देखो बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे आगे ना 10th में आप कुछ कर पाएंगे, और अगर आप बायो आगे ले रहे हैं तो आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा. तो बेसिक्स के लिए है ये जस्ट क्लास. देखो हमने अभी तक पढ़ा क्या होते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स पढ़े हैं, है ना. क्रोमेटिन फाइबर्स. अब इसको देखो, क्रोमेटिन फाइबर्स तो हमने लास्ट स्टेज पढ़ी. देखो होता क्या है, कुछ केमिकल्स होते हैं. उन केमिकल्स से क्या बनता है? डीएनए बनता है. ठीक है, कुछ केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स से क्या बनता है? आपका डीएनए बनता है. ठीक है ना. आगे बात समझ में. अब ये डीएनए क्या है? तो देखो बेटा, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, डीऑक्सी राइबोस शुगर का नाम है. आगे जब हायर क्लास में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा. न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, एसिडिक बिहेवियर होता है. ठीक है ना. इसका पीएच अगर हम देखें, मतलब इसका नेचर क्या होता है? एसिडिक बिहेवियर होता है, नेगेटिव आयंस होते हैं इसमें, इस वजह से. तो डीएनए जो है कुछ इस तरीके से है, और ऐसे आपने डायग्राम भी कई बार देखा होगा. ये क्या हो गया? डीएनए. ठीक है, अब देखो आपकी एक सेल के अंदर क्या होता है? इसको मैं मिटा रही हूँ क्रोमेटिन फाइबर्स, क्योंकि आप पेपर में फिर कॉपी में फिर ऐसे ही नोट करेंगे. अब क्या होता है? एक सेल के अंदर कितना? 2 मीटर लंबा डीएनए होगा. अब सोचो हमारी सेल कितनी छोटी है. सेल को हम देख ही नहीं सकते. ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट विद इन आवर बॉडी, है ना. तो एक सेल कितनी छोटी,
और उस सेल का भी न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में यूं मान के चलो 2 मीटर लंबा डीएनए कैसे होगा, कैसे होता है। अब ये डीएनए क्या करता है, अपनी क्या करता है, जो है कॉइलिंग शुरू करता है, ठीक है ना। कॉइलिंग करके पहले न्यूक्लियोसोम नाम का स्ट्रक्चर बनाएगा और बहुत ज्यादा कॉइल होके कुछ इस तरीके से, ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर हमें हमेशा नहीं दिखाई देगा, ये स्ट्रक्चर हमें तब दिखाई देगा जब सेल डिवाइड करता है, उसके अलावा हमें कभी नहीं दिखाई देगा। आगे बात समझ में, ये कुछ इस तरह, मतलब कि 2 मीटर डीएनए कैसे प्रेजेंट है, 2 मीटर डीएनए आपकी एक सेल के अंदर, अभी तो मैंने एक ही बनाया, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है ऐसे करके क्या मिलेगा आपको, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो कब दिखाई देता है, जब सेल डिवीजन होता है, सेल जब डिवाइड करता है तो डिवाइड करने से पहले अपनी ओरिजिनल लुक में आता है। ये डीएनए अपनी ऐसे इस लुक में तो नहीं आएगा, बट इस लुक में आ जाता है, फाइनल स्टेज है, ठीक है ना। और ऐसे टोटल कितने क्रोमोसोम एक सेल के अंदर होते हैं वो डिफाइंड होता है कि किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। इट इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमोसोम क्या हो गए, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है, विच अपीयर्स ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर डीएनए के अंदर है क्या, मतलब ये पूरा डीएनए ही है, क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए से। अब इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का मान लो ये वाला हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा आपकी आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि आपका आई कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, कुछ भी, ठीक है। या हो सकता है ये आपके किसी और कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा हो, आपके कान कैसे होंगे, या आपके हेयर्स कैसे होंगे, या आपकी बॉडी का साइज की लंबा, मतलब हाइट आपकी कैसी होगी, है ना। तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिल रही है, ये हमारे पेरेंट्स से मिल रही है। आगे बात समझ में, यही तो है डीएनए। तो मतलब कि डीएनए का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस कैरेक्टर का जीन कहेंगे। क्या कहा मैंने, पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज कैपेबल टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, प्रोटीन और एन एंजाइम, उसको क्या कहेंगे हम, जीन कहेंगे, ठीक है। तो जीन क्या है समझ में आया, हर कैरेक्टर का एक ना अपना एक जीन होता है, मतलब इस क्रोमोसोम में अलग अलग हिस्से अलग अलग जीन का काम कर रहे हैं, अलग अलग जीन अलग अलग कैरेक्टर के लिए। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो ये क्या है, क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम मतलब जो डीएनए है वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रहा है। बेसिकली हमारी पूरी बॉडी का डीएनए हमारे पेरेंट्स के डीएनए से बना है। अभी आगे हम समझेंगे कैसे, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा सा ढंग से बनाऊं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, हम जब इसका रफ डायग्राम या एक कार्टून डायग्राम देखते हैं तो वो कुछ इस टाइप का डायग्राम देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमने इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। ये ऐसे कुछ जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये क्या है, एक क्रोमोसोम की 2 आर्म है, ठीक है। क्या है ये, 2 आर्म्स ऑफ ए क्रोमोसोम, ठीक है, 2 आर्म्स ऑफ ए क्रोमोसोम। समझ में आ गई बात। और सिंगल आर्म को क्या कहते हैं, ईच आर्म को क्या कहेंगे हम, क्रोमेटिड। समझ में आ गई बात। हर आर्म को क्या कहेंगे, क्रोमेटिड। और दोनों क्रोमेटिड अगर क्या है, सेम क्रोमोसोम की है तो उसको कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और अलग अलग क्रोमोसोम की है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखो दोनों आर्म, एक ही क्रोमोसोम की दोनों आर्म एक जगह पे क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रीजन को क्या कहते हैं हम, इस पर्टिकुलर रीजन को कहेंगे
सेंट्रोमियर। क्या कहोगे? सेंट्रोमियर। समझ में आ गया? ठीक है, सेंट्रोमियर कहा जाएगा। तो सेंट्रोमियर क्या है? इट इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या इट इज द रीजन वेयर बोथ आर्म्स या क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर। और अटैचमेंट किससे होती है? अटैचमेंट नॉर्मली नहीं होती, यहाँ पे प्रोटीन भी इन्वॉल्व होता है। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? उस प्रोटीन को कहा जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन। क्या कहोगे? काइनेटोकोर प्रोटीन। आगे बात समझ में? तो देखो अभी आपके माइंड में क्लियर क्या होना चाहिए? डीएनए, उसके बाद क्रोमोसोम, उसके बाद सेंट्रोमियर क्या होता है, और फिर क्रोमेटिड क्या होता है। ठीक है, अब देखो तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है, विच अपीयर्स ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ या केमिकली दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। आगे बात समझ में? ठीक है, सेंट्रोमियर क्या है? इट इज द ईच क्रोमोसोम हैव टू आर्म्स, ईच क्रोमोसोम हैव टू आर्म्स एंड ईच आर्म इज नोन एज क्रोमेटिड। हर आर्म को क्या कहेंगे हम? क्रोमेटिड कहेंगे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है कि बोथ क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम रिमेन अटैच्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट नोन एज सेंट्रोमियर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? सेंट्रोमियर कहेंगे, या इसी को हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कह देते हैं। कंस्ट्रिक्शन दबा हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे, मतलब इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखवा देती हूँ आपको क्या होता है। लिख लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार मैं लिखवा देती हूँ, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना? जीन क्या होता है? जीन भी मैं बता चुकी हूँ। पार्ट ऑफ डीएनए, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज कैपेबल टू फॉर्म अ पर्टिकुलर एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या लिखना है? इट इज हाईली कंडेंस्ड form of chromatin fibers which appears only at the time of सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में भी कौन सी स्टेज में होता है? मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज एक फेज होती है, आगे पढ़ोगे, ठीक है ना? मेटाफेज स्टेज के अंदर दिखाई देता है। उससे पहले या उसके बाद नहीं दिखेगा। उसके बाद डायग्राम आप कर ही चुके हैं इसका। ठीक है, एक लिख लेते हैं, क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड। ईच क्रोमोसोम have two arms. ठीक है, and each arm of chromosome क्या कहेंगे उसको? क्रोमेटिड कहेंगे। क्लियर? ठीक है, इसके बाद सेंट्रोमियर किसे कहते हैं? सेंट्रोमियर area where both chromatids of chromosome remain attached to each other. ठीक है, थ्रू काइनेटोकोर प्रोटीन। ठीक है, और
इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को हम बोल देते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे केमिकली, केमिकली इट कंसिस्ट ऑफ DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के नाम है, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, क्रोमेटिड पढ़ा हमने, सेंट्रोमियर हमने पढ़ लिया है। ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब जीन देखो किसे कहते हैं, जीन, जीन क्या होते हैं देखो, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, दैट इज कैपेबल, दैट इज कैपेबल टू एक्सप्रेस a particular protein और एंजाइम। ठीक है, या कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। हर कैरेक्टर का अपना एक जीन होता है, और जीन कहाँ होते हैं, डीएनए में। ठीक है, सॉरी, जीन कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम मतलब है क्या, देखा जाए बेसिकली केमिकली क्या है, डीएनए है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि हेरिडिटरी विकल्प क्या है, हेरिडिटरी विकल्प मतलब, चलो इसको क्लास में लिखवाऊंगी, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहां तक समझ में आया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, हमारा क्रोमोसोम्स क्लियर हो गया है, क्रोमेटिड्स क्लियर हो गए। बेटा अब एक डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है ना, वो डिफरेंस आप लिख लेना। आपके माइंड में 3 टर्म्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो कौन कौन सी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, एक तो क्लियर होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं, और क्रोमेटिड क्या होता है। ये तीनों टर्म्स जब क्लियर होंगी, अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यू हैव टू राइट डिफरेंसेस बिटवीन क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर्स। आगे बात समझ में। और एक और डिफरेंस लिखना है, क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। तो ये तीनों टर्म्स बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, रिटर्न में देना है, मुझे लिखकर दिखाना है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, ये रिटर्न में मुझे लिखकर दिखाओगे। अब देखो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है ना। प्लॉइडी लेवल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे आगे कि कितने टाइप्स के क्रोमोसोम्स इंडिविजुअल में होते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो हम बात करते हैं प्लॉइडी ऑफ सेल की, प्लॉइडी ऑफ सेल, ठीक है। पहले मैं समझा देती हूँ उस पहले वाले की तरह, फिर लिखेंगे, ठीक है। प्लॉइडी ऑफ सेल का मतलब क्या है बेटा, कि एक सेल के अंदर, ठीक है, एक सेल में ऐसा तो है नहीं कि एक ही क्रोमोसोम होगा, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है ना। प्लॉइडी ऑफ सेल का मतलब एक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम, ठीक है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चलो इसको लिखने के लिए पहले एक चीज और नोट कर लो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज आर फिक्स्ड, ठीक है। एक स्पीसीज में, हर सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, कितने क्रोमोसोम्स होंगे, वो नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे अगर हम हमारी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, ठीक है ना, हमारे हर सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, 23 पेयर कहते हैं। अब 23 पेयर क्यों कहा, इसको मैं आगे समझाऊंगी, ठीक है ना। चलो यही बता देते, 23 पेयर का मतलब है कि 46 में से
मतलब कि हाफ क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम हमें हमारी मदर से मिले हैं, 23 क्रोमोसोम हमें हमारे फादर से मिले हैं, ठीक है ना। और दोनों का मिक्सअप क्या है 46 क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम सेट की फॉर्म में है, डबल सेट है, मतलब 23 मैटरनल होते हैं, 23 पैटर्नल होते हैं। लेकिन जैसे मान लो इन 23 में एक क्रोमोसोम ऐसा है तो फादर का भी सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्रोमोसोम मान लो कुछ ऐसा है, मतलब शेप नहीं, थोड़े साइज की बात कर रहे हैं, दूसरा ऐसा है तो फादर में भी ऐसा मिलेगा। तो देखो जब हम सारे 46 क्रोमोसोम एक साथ रखेंगे तो हमारे पास, अभी तो मैंने सिर्फ आपको 4 क्रोमोसोम दिखाया, तो 4 क्रोमोसोम के आप 2 पेयर बना सकते हो, एक तो ऐसे बड़े वाले का पेयर बनाओगे, एक छोटे वाले का पेयर बनाओगे, 2 पेयर बन गए, है ना। तो देखो मैटरनल और पैटर्नल, मदर और फादर के क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे साइज में है, ठीक है। और इन पे जो जीन्स हैं वो जीन्स क्या है, सेम है, बट करेक्टर अलग है। करेक्टर अलग होने का मतलब देखो आई कलर के लिए मान लो जीन इसमें यहाँ है और फादर वाले में भी कहाँ है, यहाँ है, लेकिन हो सकता है मदर की आई का कलर ब्लैक हो और फादर की आई का कलर ब्लू हो, है ना। आगे बात समझ में, तो आप में दोनों के जीन हैं, ब्लैक वाले भी हैं और ब्लू वाले भी हैं। तो कहने का मतलब इनकी साइज वगैरह सेम होती है तो पेयर हम बना सकते हैं। तो पेयर जब हम करते हैं, ठीक है ना, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयर्ड फॉर्म में है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स है। ह्यूमन बीइंग चाहे आपके इंडिया का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे अमेरिका का हो या दुनिया में किसी जहान का हो, उसके हर सेल में 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। ऐसे ही डॉग है, डॉग के अंदर उसके स्पीसीज का स्पेसिफिक क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है ना। रेड है, रेड में रेड जैसा, प्लांट है, पर्टिकुलर प्लांट, टमाटो है, टमाटो जैसे पी प्लांट है, ठीक है ना। पी प्लांट के अंदर कितने होते हैं, पी प्लांट के अंदर 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 7 पेयर में होते हैं, वहां पे भी पेयर में होगा। आगे बात समझ में, तो जब हमारे क्रोमोसोम जनरली पेयर में है, कहीं कहीं पे हम सिंगल भी बात करेंगे अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर स्पीसीज के लिए फिक्स होता है, क्लियर। दूसरी चीज देखो, अब हम बात करते हैं प्लॉइडी ऑफ सेल की। प्लॉइडी ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, प्लॉइडी ऑफ सेल का मतलब है कि सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में है या बिना पेयर के हैं। पेयर में होने का मतलब देखो हमारे पास क्या है, सेल क्या हो सकता है, तो हम 3 टाइप लिखते हैं। एक तो होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड सेल, ठीक है। एक होता है डिप्लॉइड सेल, ठीक है। और एक होता है पॉलीप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ऐसे करके तो हम पॉलीप्लॉइड कह देते हैं, ठीक है। अब देखो जनरली हम इसकी बात करते नहीं है क्योंकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आगे हम बात करें जैसे ट्रिप्लॉइड की बात करें, चलो ट्रिप्लॉइड में लिखवा देती हूँ एग्जाम्पल, आप समझ सको तो समझ लेना, ठीक है। पॉलीप्लॉइड एक और टाइप में डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो हैप्लॉइड का मतलब क्या है, एक सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, एक सेल में क्या हो, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम हो। आगे बात समझ में, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। मान लो अगर मैं हमारी सेल की बात करूं, हमारी सेल के एक सेट में कितने क्रोमोसोम, 23। हमारी सेल के एक सेल में कितने क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, है ना। और मतलब सिंगल सेट की बात करो, डबल सेट कितना हो जाएंगे, 23 पेयर, है ना। मतलब ये जो 23 पेयर है, इसको ये क्या है, ये एक पेयर का दुगना है ना। तो देखो डिप्लॉइड में क्या होता है, व्हेन, डिप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है, व्हेन डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं पर सेल, पर सेल लिखना इसको, पर सेल, ठीक है, क्रोमोसोम पर सेल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, 2 सेट होगा ना, 2n से। ट्रिप्लॉइड में क्या हो जाएगा, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब जहां जैसे मान लो हमारे 23 है
ठीक है, एक सेट में 23, डबल सेट में 46, 3 सेट में कितना हो जाएगा? 23 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 23 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 69 क्रोमोसोम्स हो। कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके हैप्लॉइड क्रोमोसोम का 3 गुना कितना होगा, ठीक है ना, तो क्या करना है हमें उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। आ रही है बात समझ में? चलो ये हम बाद में करेंगे। तो ट्रिप्लॉइड 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। पॉलीप्लॉइड में मोर देन 3 सेट। गेहूं जो खाता है ना हेक्साप्लॉइड होता है, 6 सेट का एक मतलब क्रोमोसोम्स के उसके एक साथ होते हैं। तो मोर देन 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम पर सेल, ठीक है ना, पर सेल। आ गई बात समझ में? पर सेल। यहाँ पे हम इसको 3n से लिखेंगे, इसको यहाँ हम किससे लिखेंगे? यहाँ पे पॉली n है तो आप पॉली में तो डिफाइन नहीं है, xn कर सकते हो कुछ भी, ठीक है ना। तो देखो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉइड सेल हमारी बॉडी में मिलते कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूँ, आपने एग्जाम्पल कहाँ लिखना है, आपको एग्जाम्पल चलो मैं अलग से ही लिखवा देती हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप क्लियर कर दे। देखो आप सबसे पहले बात करते हैं ये हैप्लॉइड सेल हमारी बॉडी में कहाँ मिलेंगे, ठीक है, या कहीं मतलब कि सिंगल सेट वाले सेल जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो हैप्लॉइड सेल जो है, हैप्लॉइड सेल, ठीक है, वो आपकी बॉडी के जो जर्म सेल्स होते हैं, एग्जाम्पल जो है जर्म सेल्स, ठीक है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या बोलोगे? रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या मतलब है? आपने छोटी क्लास में क्या पढ़ा है? आपने 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव सेल्स पढ़े हैं, एक तो स्पर्म पढ़े हैं, ठीक है, और एक पढ़ा है एग, है ना। स्पर्म कहाँ होते हैं? मेल्स में होते हैं, और एग कहाँ होते हैं? फीमेल्स में होते हैं। ये पढ़ा है। देखो ये हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं ऐसे सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, जो रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। यानी आपसे कोई पूछ ले कि स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम। ह्यूमन स्पर्म की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, मतलब ये सिंगल सेट। अगर ह्यूमन की बात भी नहीं कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर एनिमल की बात कर, तो उसके सिंगल सेट में जो होंगे वो हमेशा सिंगल होंगे, ठीक है ना। ह्यूमन स्पर्म की बात कर रहे हैं हम। आगे बात समझ में? और अगर हम बात करें किसकी? एग की, तो एग में भी क्या होते हैं? ये भी हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है ना। तो देखो अब जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है, तो अगेन क्या हो जाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, कितने हो जाते हैं? 46 क्रोमोसोम। समझ में आया? तो ये क्या है? हैप्लॉइड सेल। अब बात करते हैं डिप्लॉइड सेल की, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि क्लियर हो जाए चीजें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रही है। तो हैप्लॉइड सेल आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखो डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स कहाँ पे है? हमारी बॉडी के अंदर डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड, यहाँ हैप्लॉइड सेल क्या आएगा? एन, ठीक है। डिप्लॉइड सेल क्या होते हैं? 2n। our all somatic cells, सोमैटिक सेल्स का मतलब बॉडी फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है ना, बॉडी सेल्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, आर डिप्लॉइड मतलब आपके हाथ, पाव, नाक, कान, बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी। सिर्फ जो गैमेट्स हैं, अच्छा इनको आप गैमेट्स भी बोल सकते हो ना, इनका दूसरा नाम क्या है? गैमेट्स। समझ में आ गई बात? गैमेट्स। तो जितने भी गैमेट्स होते हैं, ठीक है, वो हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन गैमेट्स को छोड़ के बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, चाहे आपका लिवर सेल बोल दो, चाहे आपके न्यूरॉन बोल दो, कैसे भी सेल्स, सारे के सारे बॉडी फॉर्मिंग सेल्स क्या होते हैं?
2n, यानी उनमें 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, केवल इनमें होते हैं। इनमें क्यों होते हैं इसको आपको 10th क्लास में समझाएंगे। बस अभी के लिए ये मान लो कि जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड सेल होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स का सिंगल सेट होता है उनमें। आगे बात समझ में, क्रोमोसोम्स का सिंगल सेट होता है। क्लियर? अब डिप्लॉइड आई थिंक क्लियर हो गया होगा बॉडी के सारे सेल्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, देखो क्रोमोसोम्स के फंक्शन के बेस पे हमने 2 टाइप के क्रोमोसोम्स डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, एक तो क्या होते हैं, पहली तो बात करते हैं ऑटोसोम्स। क्या होते हैं? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स which have genes for responsible for characters other than sexual character। मतलब क्या है? देखो, विच कोड ऐसे पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स जो आपकी बॉडी में सेक्सुअलिटी को डिटरमाइन नहीं कर रहे। सेक्सुअलिटी मतलब कि इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है, मतलब इन क्रोमोसोम्स का आपकी सेक्सुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इनमें ऐसे जीन्स होते हैं, देखो जैसे आई कलर है, मेल हो या फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी आई कलर हो। आई तो सभी में है, मेल में भी है, फीमेल में भी है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें आपकी हाइट की, ठीक है, मेल की भी अपनी पर्टिकुलर हाइट है, फीमेल की भी है। ठीक है, आप मतलब कि ऐसे करेक्टर जो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। ठीक है ना, तो क्रोमोसोम्स विच हैव जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स अदर देन सेक्सुअलिटी ऑफ इंडिविजुअल। चलो इसको ऐसे कर देते हैं, सेक्सुअलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम? ऑटोसोम्स। और दूसरे टाइप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं दैट आर सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या डिटरमाइन करते हैं? दे आर योर सेक्सुअलिटी डिटरमाइनिंग पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स, आइदर द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज मेल और फीमेल। ठीक है, तो these chromosomes determines sexuality of individual। ठीक है, कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेल है या फीमेल, वो कौन डिसाइड करेगा? सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की बात, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देती हूँ। ह्यूमन बीइंग्स की जहां तक बात है, ठीक है ना, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देखो हमने क्या पढ़ा कि 23 क्रोमोसोम्स क्या है आपके टोटल क्रोमोसोम, 23 पेयर्स क्या है इन ह्यूमन बीइंग। देखो हम अपना ही एग्जांपल पढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिकली हमें अपनी खुद की नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, इन ह्यूमन बीइंग क्या है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स है ना। 23 पेयर कह दो या 46 क्रोमोसोम्स कह दो, बात तो बराबर है। ठीक है ना, और इनमें से ध्यान रखना 22 पेयर, ठीक है, 22 पेयर कह दो या कह दो 44 क्रोमोसोम्स, बात बराबर है। 22 पेयर कह दो या 44 क्रोमोसोम्स कह दो, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, या 44 क्रोमोसोम क्या होते हैं?
ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि दे आर नॉट डिटरमाइनिंग योर सेक्सुअलिटी, ये मेल में फीमेल में एक जैसे होते हैं, सिर्फ कैरेक्टर वेरिएट करता है, ठीक है ना, लेकिन मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या होता है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम कह लो या टू क्रोमोसोम कह लो, बात बराबर है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, क्लियर, ये क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। अब क्या है, मतलब टोटल हो गए ना 22 पेयर प्लस 1 पेयर 23 पेयर, या 44 प्लस 2 46 टोटल हो गए। अब देखो ये जो 6 क्रोमोसोम है ये कैसे सेक्सुअलिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, देखो अगर तो इंडिविजुअल क्या है, फीमेल है, ठीक है ना, अगर तो इंडिविजुअल क्या है, फीमेल है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे, XX होंगे, ठीक है, क्या होंगे, XX क्रोमोसोम, क्लियर। और अगर बात करें हम किसकी, अगर हम बात करें मेल की, ठीक है ना, तो मेल में ये क्या होते हैं, ये होते हैं XY क्रोमोसोम, समझ में आ गई बात। यानी कि आपसे कोई यूं कहे 44 प्लस XX क्या है, ये फीमेल है, ठीक है ना, दैट इज करके लिख लो, दैट इज 44 प्लस XX क्या है, फीमेल है, ठीक है। और अगर आपसे कोई कहे कि 44 प्लस XY क्या है, मेल है, समझ में आया, ठीक है। तो देखो ये चीज बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है ऑटोसोम्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आगे थोड़ा सा पार्ट और बच गया है रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो फंक्शंस में देखो अभी हमने पढ़ा कि एक तो जो न्यूक्लियस है इट इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल, है ना, ब्रेन ऑफ द सेल कहा था हमने इसको। तो सेल में कौन सी फंक्शनिंग कब हो रही है वो कौन डिटरमाइन करता है, आपका सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। तो फंक्शंस की जहां तक बात है, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस में क्या याद करना है बेटा, सबसे पहले न्यूक्लियस इज कंट्रोलर ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज कंट्रोलर ऑफ सेल, यानी कि एवरी एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। उसके बाद इट कंटेन genetic material and hence responsible for inheritance of characters from one generation to next generation, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर किससे जाता है, डीएनए से, और डीएनए को कौन लेके जा रहा है, क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एक बार, कि आपसे कोई पूछ ले, नोट डाल के लिख लो, केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आपने आंसर क्या लिखना है, डीएनए। केमिकली क्या चीज जा रही है, एक जनरेशन, इनहेरिटेंस मैंने बताया था, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है ना। तो केमिकली क्या चीज जा रही है, डीएनए, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ कोई पूछ ले कि फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आपका आंसर क्या होगा, जीन्स। फिजिकली दिखने में क्या जा रहे हैं, जीन्स। और आपसे कोई पूछ ले कि हेरिडिटरी
व्हीकल क्या है, मतलब कि बेसिकली आपके कैरेक्टर्स को लेके जाने वाली चीज क्या है, कौन लेके जा रहा है, किसके थ्रू जा रहे हैं। तो जीन्स किसके अंदर थे, क्रोमोसोम्स के अंदर, तो क्या आ जाएगा, क्रोमोसोम्स। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो आपने ये सारी चीजें याद करनी है, ठीक है। अभी भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, मैं सेपरेट वीडियो से अलग से समझा दूंगी, ठीक है ना। बट ये चीज आपको याद करनी है और चीजों को समझना है। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, ठीक है, एक बार दोबारा वीडियो देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं अलग तरीके से समझाऊंगी, ठीक है ना। बट अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको रेडी करो। आपकी बुक्स में इतना नहीं मिलेगा जितना यहाँ करवाया है, तो नोट्स लिख लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट्स लिख लो और इसके बाद चीजों को याद करो और एमसीक्यू सोल्व करो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।